अच्छा जी, आज जो हमारी जो अभी क्लास है 8 to 9, वो ये तो है सब्जेक्ट सिलेक्शन पे, लेकिन मैं 10 मिनट जो है वो हमने जो इंग्लिश की चीज़ें कवर की हैं, क्योंकि कल आप लोगों का टेस्ट भी है। आवाज़ क्लियर आ रही है? एहसन, अदनान, कोई आप बता दे, कोई बंदा अगर साउंड का जी कोई इशू है क्लियर तो। है। जी सर क्लियर ओके, है। थैंक यू। अच्छा, वो चीज़ें मैं बेसिकली डिस्कस करना चाह रहा था कि हमने अब तक जो चीज़ें की हैं इंग्लिश प्रेसी के हवाले से, क्योंकि आप लोगों का कल टेस्ट भी है। तो उस टेस्ट के बाद मैं एक पोजीशन में हूँगा आप सबकी वैल्यूएशन करने में कि आप लोग इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टेंसेस डिस्कस किए, फिर हमने पैसिव वॉइस डिस्कस किए, देन हमने नरेशन डिस्कस की, प्रपोजिशंस की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की, करेक्शन के रूल्स देखे और पंक्चुएशन देखी। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक 5 से 6 लेक्चर्स में की हैं, कवर की हैं, ये सारे का सारा आपका ऑलमोस्ट 50% आपका सिलेबस जो है इसमें से कवर हो रहा है। अभी मैं आपको एक पास्ट पेपर्स जो है उसको ओपन करके देखते हैं कि ये किस तरह से हमने इन चीज़ों को अभी तक से किस तरह लेके चले हैं। This is the 2019 English Precis and Composition paper. एक जो आई थिंक सबसे ज़्यादा एक कंफ्यूजिंग चीज़ ये भी है स्टूडेंट्स के लिए कि हमने जो इतने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं उनको किस तरह से याद करें या उनको किस तरह से प्रैक्टिस करें। एक चीज़ यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि आप लोगों को जब भी आपने इंग्लिश ऐसे में बैठना है या आपने इंग्लिश प्रेसी में जाना है, वहाँ पे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है जिसको आप सिंटैक्स कह लें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरह से लेकर चलते हैं। अगर आपका सिंटैक्स में मिस्टेक्स होंगी तो बिलीव मी कि आपके ना सिर्फ मार्क्स कम आएंगे बल्कि जो है आपको पासिंग मार्क्स तक पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग अपने टेंसेस को जो आप लिख रहे हैं, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो आप ठीक लिखें जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं। उसके बाद ये चीज़ आपकी प्रेसी में भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए कॉम्प्रीहेंशन में भी ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, देन इंग्लिश ऐसे में भी, एंड ओवरऑल इसका एक बहुत वास्ट इम्पैक्ट है कि आप जो लिख रहे हैं। फिर इसके अलावा आपने देखना है कि आप इंग्लिश जो है इसके अलावा ऐसे में भी इसकी जो है आपने, क्योंकि आपने टॉपिक सेंटेंसेस बनाने हैं, आपने पैराग्राफिंग लिखनी है, उसमें भी आपके बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो आपको पैसिव वॉइस में लिखने पड़ते हैं। फिर कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो आपको नरेशन में करनी पड़ती हैं। नरेशन का 5 मार्क्स का अलहदा से एक क्वेश्चन भी है। अभी हमने जो चीज़ें करनी है नेक्स्ट से, वो उसमें इंग्लिश प्रेसी होगी इंशाल्लाह, वो हम उस पर देखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा क्लास में कि वो किस तरह से उसके रूल्स पहले शॉर्टली देखेंगे, फिर आपको पैराग्राफ एक दिया जाएगा पास पेपर में से, उसके वहीं पे क्लासरूम में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको प्रैक्टिस करेंगे। देन कॉम्पोजिशन को प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेशन को प्रैक्टिस करेंगे। ओके जी, 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश प्रेसी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में इनको डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ें की हैं। अच्छा जी, प्रेसी एंड देन कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन को भी करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये है हमने जो करेक्शन के 37 रूल्स किए हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट स्पेंट 1.5 लेक्चर ऑन करेक्शन। तो ये सारे की सारी आप करेक्शंस चेक करें, ये वही रूल्स आपको बार बार अप्लाई होते हुए नज़र आएंगे। कल आपका टेस्ट भी है, जो करेक्शन मैंने उसमें इंक्लूड की है वो सारी वही उन्हीं 37 रूल्स में से है, ठीक है। उनको आप रिवाइज करेंगे तो आपकी अपनी एवेल्यूएशन भी हो जाएगी। देन 5 मार्क्स की हमने पंक्चुएशन के रूल्स डिस्कस कर लिए हैं कि आपने पंक्चुएशन किस तरह से करनी है, ठीक है। अगर आपकी पैसेज पढ़ेंगे तो आपने जो है पंक्चुएशन के जो रूल्स हैं उनको जब आपने अप्लाई करना है, वहाँ पे इशू ये है कि मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि रैनन मार्टिन की बुक में से पंक्चुएशन की 2 से 3 वो सेंटेंसेस में एक्सरसाइज हैं। सबसे पहले अगर आप उनको प्रैक्टिस करेंगे देन आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा कि आप किसी पैसेज पे पंक्चुएशन अप्लाई कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमने
प्रपोजिशन जो थी, प्रपोजिशन और वोकैब जो है वो मैंने आपको कहा है कि आपने जीआरई में से वोकैब करनी है। इनिशियली आपको बेरन के 800 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स दिए हैं कि उनको सबसे पहले आप याद करें, मेमोराइज करें। और प्रपोजिशंस की आपको लिस्ट वैसे भी स्कैन में, कॉपी में भी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा बुखारी साहब की बुक मैंने रिकमेंड की थी कि वहाँ से प्रपोजिशन करें आप। ठीक है, 5 मार्क्स की प्रपोजिशन है जो कि आपने उसको करना है। उसके बाद इडियम्स हैं या पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। किसी साल वो पेयर ऑफ वर्ड पूछ रहा होता है, किसी साल इडियम्स पूछ रहा होता है। सो वो 10 मार्क्स के हैं। ये भी याद करने वाली चीज़ है, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अच्छा, इसमें इस बार उन्होंने एनालॉजीज का पोर्शन जो है वो नहीं पूछा, हालांकि 5 मार्क्स की वो एनालॉजीज दे देता है। ठीक है, लेकिन आपने उनको भी याद करना है। सो बेसिकली अब हम जो हमारा नेक्स्ट फोकस होगा वो होगा प्रेसी पे, कॉम्प्रीहेंशन पे एंड ट्रांसलेशन पे। ये 3 चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। वोकेबलरी, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, सॉरी प्रपोजिशंस, ये और करेक्शन, सॉरी, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी खुद की याद करने वाली हैं और प्रैक्टिस वाली हैं। आप इन चीज़ों पे मुझे सेंटेंसेस बना के मुझे आप सेंड कर सकते हैं, मैं उनको आपको एवेल्यूएशन कर सकता हूँ उनकी। ठीक है, आप करेक्शन करें, उसको सॉल्व आउट करें, पास्ट पेपर्स को निकाल के वो मुझे सेंड करें, वो मैं आपको करेक्ट करके बता सकता हूँ। सो कल का जो टेस्ट होगा उसमें मैंने 50 मार्क्स रखे हैं। 10 मार्क्स ईच पोर्शन होगा। उसमें पोर्शन टेंसेस का पोर्शन है, पैसिव वॉइस का पोर्शन है, नरेशन का पोर्शन है, पंक्चुएशन है, वोकैबुलरी, सॉरी करेक्शन है और वोकैबुलरी है। प्रपोजिशंस भी हैं उसमें, पंक्चुएशन नहीं है। अच्छा जी, सो इसके बाद जो है वो हम देखते हैं अपना, सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल साइंस को। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है सो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं मेरे से। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं मेरे से। जी सर, अरे ये पूछना था कि ये जो पंक्चुएशन है या ये सेंटेंस करेक्शन है, ये हमने अब 2 बुक्स ली हैं, ये हाफिज करीमदाद चुगताई वाली और दूसरी वो सोनिया बुखारी वाली जो है। तो जी, कौन सी वाली में से कौन सी चीज़ के लिए जो है वो हमने प्रैक्टिस करनी है? जैसे वो जीआरई के लिए आपने बताया था वो हाफिज करीमदाद की यूज़ करनी है, तो बाकी ये वाली जो चीज़ें हैं ये इन सारी चीज़ों के लिए वो सोनिया बुखारी वाली बुक यूज़ करें? किस चीज़ के लिए, सॉरी? हाँ, ये पंक्चुएशन का पूछ पंक्चुएशन रहे हैं हम। मैं पंक्चुएशन के लिए जी मैंने जी, पंक्चुएशन के लिए मैंने क्लास के एंड पे आप लोगों को कहा था कि रेनन मार्टन की जो इंग्लिश की ग्रामर है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रेनन मार्टन की, उसमें 2 एक्सरसाइजेज हैं और वो सेंटेंसेस फॉर्म में है। वहाँ से आपने पंक्चुएशन को, वहाँ उसकी की भी है। सो सबसे पहले उसको सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा क्या होता है कि जो है एग्ज़ाम में आती हैं पंक्चुएशन पैराग्राफ में। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम पैराग्राफिंग देखें। सो पैराग्राफिंग से पहले की स्टेज ये है, पैराग्राफिंग एडवांस स्टेज। उससे पहले की स्टेज ये है कि आप लोग सेंटेंसेस, एक लेंथी सेंटेंस है उसमें कहाँ कहाँ पे पंक्चुएशन आनी है, आप कैपिटल वर्ड्स कहाँ पे यूज़ करने हैं, आपने कॉमास कहाँ पे यूज़ करने हैं, सेमी कॉलन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, अगर कोटेशन मार्क्स हैं वो कैसे यूज़ हो रहा है, सेंटेंस ख़त्म कैसे हो रहा है, नया सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली जब जब आप 40 to 50 ये प्रैक्टिस करेंगे ना सेंटेंसेस की, देन आप मूव करेंगे पैराग्राफिंग पे। तो पैराग्राफ के लिए बेहतरीन हल यही है कि आप पास्ट पेपर्स जो आए हैं उनको देख लें। बाकी भी मैं आपको एक्सरसाइजेज जो है वो सेंड करता रहूँगा कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं पंक्चुएशन की। सोनिया बुखारी वाली जो बुक थी वो बेसिकली मैंने रिकमेंड की थी उन लोगों के लिए, मोस्टली जो हमारा बैच है सीएसएस का, उसमें से मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक मैंने पैसेजेस चेक किए हैं, उनका सिंटैक्स का इशू है। सिंटैक्स के सेंटेंसेस आप बहुत लेंथी बनाते हैं। जब आप लेंथी सेंटेंसेस लिखते हैं, मैं आई थिंक 6ठी-7वीं बार आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, आपने लेंथी सेंटेंसेस नहीं लिखने, आपने शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं। उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं मिस्टेक के। जब आप कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। उसमें फिर पंक्चुएशन की मिस्टेक आ जाती है, उसमें आपका टेंस चेंज हो रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट जो है टेंस, पहले इसका जो पार्ट है, पहला क्लॉज है, उसमें आप कोई और टेंस यूज़ कर जाएंगे, सेकंड क्लॉज में कोई और कर जाएंगे। फिर अगर आपने पंक्चुएशन को गलत यूज़ किया या कंजंक्शन इवन अगर आपने को गलत यूज़ कर दी तो वो आपका सेंटेंस ख़राब हो जाएगा।
तो जिस तरह प्रेसी का पेपर है, प्रेसी में तो ऑलमोस्ट 10 से 15 सेंटेंसेस तो टोटल होते हैं, 10 या 12 सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि आपने 100 वर्ड्स की प्रेसी करनी होती है, या 125 या 150 इतने की वर्ड्स होते हैं। अगर उसमें से आप सपोज करेंगे, अगर आपका उसमें से 2 सेंटेंस आपके गलत हो गए ग्रामेटिकली, तो वो आपको क्या नंबर देगा? उसमें से वो 0 देगा। इसी तरह कॉम्प्रीहेंशन का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने वो जो क्वेश्चन लिखा है, आंसर दिया है, उसमें अगर आप एक भी स्टेटमेंट में आपने हेल्पिंग वर्ब की भी अगर इवन आपने मिस्टेक कर दी, तो आपको 0 देगा, वो आपको आंसर नहीं चेक करेगा। जो प्रेसी का पेपर है, 20 नंबर की प्रेसी में से मैक्सिमम अवार्डिंग मार्क्स हैं 9, ठीक है। लेकिन अगर आपने करेक्ट लिखी है, बेशक आपका आइडिया उस उतना स्ट्रांग नहीं है, या आपने 2-3 वर्ड्स भी सेम एज इट इज ही लिख दिए हैं, तो वो उसको एडजस्ट किया जा सकता है, वो आपको 7 नहीं देगा, 5 दे देगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक लिख कर दी इंग्लिश के पेपर में, आपको 0 अवार्ड करेगा। देखें, ये इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर है, ये यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात कि आप लोग एरर फ्री जो हैं वो सेंटेंसेस बनाएं। आपकी सारे के सारे सेंटेंसेस एरर फ्री होने चाहिए, ठीक है। आपको पॉलिटिकल साइंस के मैंने पेपर ग्रुप में भी सेंड किए हैं। अब यहाँ पे मैं उसका एक बार आपको पास। सॉरी सर, एक क्वेश्चन और था वो जी इंग्लिश जी के बारे पूछें। में। जी जी पूछें। वो उसमें वो पास पेपर कुछ देख रहा था मैं, तो उसमें वो जो नरेशन है वो उन्होंने कुछ डायलॉग्स की फॉर्म में की हुई थी, तो उसका भी काइंडली थोड़ा सा ओवरव्यू आप इस क्लास में या अगली क्लास में दे दीजिएगा कि उसको कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। वो ओके हमने वो ठीक है। दूसरी सिंपल तरीके से की हुई है, वहाँ पे वो काफ़ी कंफ्यूज कर रही थी चीज़। देखें, इसमें भी फिर वही रिपीटेडली फिर वही चीज़ आ जाती है। वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट फॉर्म में भी करवा दूंगा। लेकिन बात यही है कि अगर आपको सिंपल रूल्स नहीं आएंगे नरेशन के, तो आप कंपाउंड, अगर आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में कंपाउंड सेंटेंसेस की नरेशन की थी, फिर हमने एक पैराग्राफ को भी नरेट किया था, ठीक है। सो अगर आपको बेसिक रूल्स नहीं आएंगे नरेशन के, तो आप कैसे मूव कर सकते हैं? वो ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ जो है, अगर आप उसको नहीं देखें, एक आपने बिल्डिंग बनानी है, अगर उसकी बेस जो है वो नहीं होगी, तो उसके ऊपर बिल्डिंग जो है वो एक अच्छी बिल्डिंग नहीं बन सकती। बेसिक जो है, जब तक आपको बेसिक रूल्स की प्रैक्टिस नहीं होगी, उसमें तो सिंपल आपने डायलॉग करना है कि जिस तरह एक बंदे ने डायलॉग बोला है, फिर उसने एंड फर्दर सेट लगा के आपने उसको कर लेना। वो हम प्रैक्टिस करेंगे 1-2 पैसेजेस की, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर एक्स्ट्रा क्लास भी मुझे रखनी पड़ी मैं रख लूँगा। लेकिन ये है कि आपने बेसिक जो है वो करना है। आप अभी सिर्फ बेसिक पे फोकस करें, कल आपका टेस्ट भी है, उससे एवेल्युएशन भी हो जाएगी कि आपको बेसिक जनरेशन कितनी आ रही है। नरेशन का जो मैंने आपसे टेस्ट लिया था, वो भी बहुत कम लोगों ने उसको टेस्ट किया है। उसके बाद मैंने कीज भी सेंड की थी ताकि आप लोग उसको देख सकें। ओके जी, हम अब मूव करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन पे, क्योंकि आज है हमारा पॉलिटिकल साइंस और क्रिमिनोलॉजी का। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ दोनों सब्जेक्ट्स का। एक इसका जो एक आपने बात याद रखनी है कि जो पॉलिटिकल साइंस और क्रिमिनोलॉजी है, हाई स्कोरिंग मार्क्स हैं। हाई स्कोरिंग मार्क्स हैं, ठीक है, हाई स्कोरिंग भी हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि आपने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, और पेपर जो है वो पेपर सेटर जो है वो किस तरह से पेपर सेट करता है, इसकी सिलेबस की डिवीजन क्या है, हम वो सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। मैं पेपर एक बार कंप्लीट कर लूँ, फिर आपका जो भी क्वेश्चन हो आपने मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? काइंडली नबील बताएं, स्क्रीन आ रही नज़र आपको? हाँ जी। ओके। ओके जी, सबसे जी सर, पहले जो है जी वो सर नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 देखते हैं।
पेपर 1 जो है पॉलिटिकल साइंस का, उसके 2 पार्ट्स हैं, बोथ पार्ट्स जो है इक्वल मार्किंग है दोनों पार्ट्स की। पार्ट 1 में पॉलिटिकल थॉट है एंड पार्ट बी जो है वो बेसिक आइडियाज़ हैं, जो कोर थीम्स है पॉलिटिकल साइंस के, उनको डील करता है। सो पार्ट ए जो है उसकी भी फर्दर डिवीजन की हुई है 2 पार्ट्स में, एक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड सेकंड वन इज मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट। अच्छा, 2016 से पहले जो हमारे पास ओवरऑल फिलोसफर्स थे वो ऑलमोस्ट 15 फिलोसफर्स थे। 2016 में सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस चेंज के बाद जो फिलोसफर्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए। उसमें बहुत सारे मॉडर्न फिलोसफर जैसे ये काई पॉपर है, ठीक है, फ्रांसिस फुकुयामा है, और इसके अलावा ये जितने भी फूको है, ये सारे ग्रामची है, ये सारे फिलोसफर्स उन्होंने डाल दिए हैं। अभी तक इनमें से किसी पे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। उसकी एक बेसिक रीज़न ये भी है कि हमारे जितनी भी इस टाइम पब्लिक सेक्टर पे या गवर्नमेंट सेक्टर पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें कहीं पर भी ये फिलोसफर्स नहीं पढ़ाए जा रहे मास्टर्स लेवल पे। अच्छा, अब हमने इसको करना है थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से कि हम इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में से हमने सबसे पहले क्या करना है, प्लेटो और अरिस्टोटल जो है ये दोनों ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के फिलोसफर्स हैं, ठीक है। 327 BC के पास से लेके आप कह लें कि 250 तक के ये दोनों फिलासफर्स जो हैं ये इरा कवर करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 फिलासफर्स आते हैं। इसमें एक आता है सुकरात, सोक्रेट्स भी बोलते हैं उसको, लेकिन ये वो हमारे सिलेबस में जो है इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उसकी जो बेसिक थ्योरी थी सोक्रेट्स का जो था वो शागिर्द प्लेटो है, देन प्लेटो का जो शागिर्द है वो अरिस्टोटल है। तो ये तीनों फिलासफर्स जो हैं ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, इनकी सेम फिलॉसफी है, मिलती जुलती फिलॉसफी, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। सो इन दोनों में से या तीनों में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है हर बार पेपर में, रिपीटेडली पास्ट पेपर्स आप देखें उनमें बार बार ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, बेसिकली जो मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहा हूँ, सो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फिलासफर हैं जिनके बगैर हमारी फिलासफी और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट नहीं होती है, मैं उन फिलासफर्स की बात कर रहा हूँ। देन आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के 3 फिलासफर्स, उसमें आता है डॉक्टर थॉमस हॉब्स, देन जॉन लॉक एंड देन रूसो। ये 3 सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के फिलासफर हैं। इनको एग्जामिनर एक क्वेश्चन भी बना सकता है तीनों में से कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डिस्कस करें, स्टेट ऑफ नेचर को डिस्कस कर लें, ठीक है, और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो एक जो सोसाइटी है उसको डिस्कस कर लें, या उनकी क्या थ्योरीज है उनका कंपैरिजन कर लें सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये 3 फिलासफर्स। अच्छा, उसके बाद मैकियावेली और मोंटेस्क्यू 2 फिलासफर्स हैं जिनको इंडिविजुअली पूछता है, इन दोनों में से एक को पूछ सकता है। फिर आते हैं मिल और बेंथम। मिल और बेंथम जो है इन दोनों की सेम थ्योरी है मैक्सिमम हैप्पीनेस से रिलेटेड, कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज जो हैं उनको किस तरह से आप जो है डिसाइड करते हैं कि उनकी जो इम्पोर्टेंस जो है, या उनकी आप ये कह लें कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको अगर जज करना हो तो किस तरह जज किया जा सकता है। तो इनका कहना ये है कि अगर आप लोग जितने ज़्यादा लोग खुश होंगे, मैक्सिमम हैप्पीनेस जो होगी, आप पब्लिक ओपिनियन जो है उसमें, फिर इसकी वो थ्योरी है सारी मिल और बेंथम की। देन हैगल और मार्क्स जो हैं इन दोनों की सेम थ्योरीज हैं। देन लेनिन और माओ जो है उनकी थ्योरीज मार्क्स से मिलती जुलती हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने हैगल को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि हैगल जो है एक बहुत लेंथी फिलासफर है। ऑलमोस्ट वो पिछले 2-3 साल से इसको पूछ रहा है बार बार, लेकिन हैगल एक बहुत लेंथी है, इसको हमने एंड पे करना है। सबसे पहले हमने अपनी बेस बनानी है, और बेस बनेगी प्लेटो, अरिस्टोटल ग्रीक पॉलिटिकल थॉट से, देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के 3 फिलासफर्स, देन मोंटेस्क्यू, मैकियावेली को करना है, और उसके बाद मिल और बेंथम को। तो ये 8 से 9 फिलासफर्स बनते हैं, और उसके बाद हम ग्रामची और फूको को उसके बाद पे एंड पे देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता इनमें से अगर कोई नहीं आता तो हम जो है देन एक आप कह लेंगे डिफेंसिव पोजीशन में होंगे, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट। मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के बेसिकली 4 फिलासफर हैं। उसमें आपने करना है जी ये अल-फराबी, अल-मावर्दी, गजाली और इब्न खल्दून। ये 4 जो हैं ये बेसिक मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के ये फाउंडर्स हैं, आप मास्टर्स कह लें इनको। इनके बगैर मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट नहीं होती है। जिस तरह प्लेटो और अरिस्टोटल के बगैर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट नहीं होती, इस तरह फराबी, मावर्दी और गजाली और इब्न खल्दून के बगैर मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट नहीं होती है। तो 4 हमने ये मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के करने हैं।
अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने पेपर जो है वो किस तरह से सेट किया हुआ है। ये जो चार हमने ये जो पॉलिटिकल थॉट देखी है मुस्लिम और वेस्टर्न, इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। बाज़ औक़ात वो 4 क्वेश्चन दे देता है, बाज़ औक़ात वो 3 क्वेश्चन दे देता है। अब जिस तरह से ये 2017 का पेपर है, इसमें उन्होंने 17 का, तो उसमें 3 क्वेश्चन है पार्ट 1 से। अगर आप 18 और 19 का देखें तो उसमें एक में 3 है, एक में 4 है, सो वो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता है। क्वेश्चन देखें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स ऑफ हॉब्स एंड फिलोसफीज ऑफ हॉब्स एंड लॉ। अब इसमें उसने कंपैरिजन पूछ लिया कि हॉब्स और लॉ की जो है पॉलिसी कंपेयर करना है और आपने कंट्रास्ट करना है उनका। हाउ आर दीज फिलोसफीज इम्प्लीमेंटेड इन प्रेजेंट डे पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, अब जब हमने ये क्वेश्चंस करने हैं, एक तो हमने इनकी पॉलिसीज देखनी है, देन हमने उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी देखना है। अब अगर आप ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन के 2 पोर्शन है। 10 नंबर का पोर्शन है कि आपने उनकी जो पॉलिसी है, उसकी जो फिलॉसफी है हॉब्स और लॉ की, आपने वो डिस्कस करनी है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर लिया आपने दोनों की फिलॉसफीज का। उसमें आपने थोड़ा ये जब इस तरह का लेंथी क्वेश्चन होता है, तो फिर आपने उसकी ट्रिक ये होती है, लेंथी क्वेश्चन जब इस तरह से पूछा जाता है, उसकी ट्रिक फिर ये होती है कि आप लोगों ने क्या करना होता है, उसको आपने उसके पोर्शन जो है उतने शॉर्ट कर देने होते हैं। आपने फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी उनका डिस्कस करना है। उसके बाद हॉब्स का जो उसका जो हॉब्स का सॉवरन है उसको डिस्कस करना है। लॉ की थोड़ी सी पॉलिसीज को डिस्कस करना है, दोनों को कंपैरिजन भी करना है। और ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा जो है वाइड इनकी ये है। इवन के एक की जो फिलासफी है वो ए है और सेकंड की जो बी है, मतलब बिल्कुल कंट्रास्टिंग है, दोनों की टोटली अपोजिट नेचर है इनकी। अच्छा, अब 10 नंबर का क्वेश्चन ये है कि ये जो फिलॉसफी हैं ये कैसे इंप्लीमेंट होती हैं प्रेजेंट डे पॉलिटिकल सिस्टम। सो ये आपका क्रिटिकल एनालिसिस है, ये देन आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने कितना उसको रीड आउट किया और उसको समझा किस तरह से। फिर आगे देखें, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन मटेरियल लाइफ डिटरमिन्स द जनरल कैरेक्टर ऑफ सोशल पॉलिटिकल स्पिरिचुअल प्रोसेस इन लाइफ। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने मार्क्स की जितनी भी उसके पॉइंट्स हैं आइडियोलॉजी के, वो आपने सारे डिस्कस कर देने हैं। Discuss the upward and downward development of state rulers and rule in the socio-political thought of the इब्न खल्दून। ये भी इब्न खल्दून सिंपल क्वेश्चन उसने पूछा कि आपने सिंपली उसको नरेट कर देना है। अच्छा, अगर आप देखें कि आपने जो 8 फिलासफर मुस्लिम उसके ग्रीक पॉलिटिकल थॉट और उसके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में से, देन मार्क्स और मोंटेस्क्यू और दूसरा जो है उसमें से किए हैं, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप पॉलिटिकल थॉट जो है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमने उसको नहीं छोड़ना। बिल्कुल इजी से हैं, मिलती जुलती उनकी फिलासफीज हैं और उसको नंबर भी ज़्यादा आते हैं, उनकी हेडिंग्स भी ज़्यादा हैं। क्वेश्चन भी बिल्कुल नरेशन टाइप सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं कि आपने नरेट करना होता है। तो अगर आप ये 12 फिलासफर्स करते हैं तो आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम सेक्शन 2 की तरफ। अच्छा, ये जो सेक्शन 2 है, पार्ट बी जो है, उसमें कोई 6 से 7 मेजर पोर्शंस हैं, ठीक है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि पिछले 3 सालों से वो 18th अमेंडमेंट को बार बार पूछ रहा है, सही है। और इसके अलावा वो इलेक्शंस और पब्लिक ओपिनियन वाले पोर्शन को पूछता है। अब ये जो पोर्शन हैं, दीज आर कॉल्ड द कोर थीम्स और बेसिक जो उसकी फिलासफीज हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जो पॉलिटिकल साइंस जिन चीज़ों पे बेस कर रही है, ये उसके कोर, आप कह लें कि कोर पार्ट है, कोर थीम्स हैं उसके। इसको समझे बगैर आपको फिलासफी समझ नहीं आएगी और इसको समझे बगैर आपको पेपर 2 की समझ नहीं आएगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये पार्ट बी जो है इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। इसमें स्टेट सिस्टम है कि स्टेट के एलिमेंट्स क्या हैं जी, स्टेट के एलिमेंट्स डिफरेंट क्या होते हैं, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये स्टेट्स किस तरह से इमर्जेंस इनकी कैसे हुई है, ठीक है। फिर इसमें इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है कि जी इस्लाम क्या कहता है स्टेट पे, ये आपने इसको इस्लामिक स्टडीज़ में भी आपने पढ़ा है उसके हवाले से, लेकिन इसको इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में इसको पॉलिटिकल साइंस के हवाले से हमने देखना है कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट क्या होनी चाहिए, इसमें राइट्स क्या होने चाहिए, माइनॉरिटीज़ के राइट्स क्या होने चाहिए, टैक्स कलेक्शन कैसे होनी चाहिए। और फिर हमने उसको एनालाइज करना है कि आजकल जो हमारा जो 54 मुस्लिम स्टेट्स हैं, उसमें किस तरह से इस्लामिक सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा, या
किस तरह से होना चाहिए, उसमें कौन कौन से रिफॉर्म ज़रूरी हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के, सॉवरेनिटी क्या होती है, जस्टिस क्या है, लॉ क्या है, लिबर्टी क्या है, राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स क्या है, पॉलिटिकल अथॉरिटी और पावर, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इनकी डिफरेंट काइंड्स हैं, ठीक है। सॉवरेनिटी पे डिफरेंट व्यूज़ हैं, आपने उस पर क्लासिकल देखना है, फिर मॉडर्न देखना है, लिबरल देखना है, डिफरेंट थ्योरीज इसकी देखेंगे हम। लॉ है, लॉ की डिफरेंट काइंड्स हैं कि लॉ किस तरह से है, उसके जो क्लासिकल उसकी क्या है, प्राइमरी क्या टाइप्स हैं, सेकेंडरी टाइप्स क्या हैं, इसी तरह राइट्स एंड ड्यूटीज़ का क्वेश्चन है। इसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम इस पोर्शन में से रिपीट होते हैं टॉपिक, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पॉलिटिकल फिलासफी में भी नज़र आएंगे, वो आपको सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यही चीज़ें जो है वो बार बार साइकिल में नज़र आएंगी कि सॉवरेनिटी, लॉ, लिबर्टी, राइट्स जो हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पूरे पॉलिटिकल साइंस में नज़र आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये हमने एंड पे करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट किस्म का टॉपिक है। जब हमने ये सारा पोर्शन भी कवर कर लेना, उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ आना है, क्योंकि ये कोर मास्टर्स का जो है ये सब्जेक्ट है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहती है, लोगों की मूवमेंट कैसे होती है, किस तरह से लोग, सोसाइटी जो है उसमें किस तरह से लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, वहाँ से पब्लिक ओपिनियन कैसे बिल्डअप होती है, और वो पब्लिक ओपिनियन देन जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उसको किस तरह से यूज़ करती हैं, उसको प्रेशर ग्रुप्स किस तरह से यूज़ करते हैं, फिर लेजिस्लेशन का इसमें क्या प्रोसेस है। इस तरह ये पॉलिटिकल कल्चर है कि इलेक्शन जो हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, किस तरह से मैनिफेस्टोज किस तरह से बनते हैं, उसमें कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती हैं। ये एक आपने जो है आजकल एक न्यू टर्म है, जिस तरह उसको क्या बोलते हैं, जिस तरह ट्रम्प है, ग्रेट अमेरिका का नारा लगाया उसने, ठीक है, इसी तरह ये नया पाकिस्तान है, इस तरह मोदी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरह से इवॉल्व होती हैं, ठीक है, ये सारी इसमें आज पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट है, फिर इसमें सोशल चेंज कैसे, सिविल सोसाइटी है, बेसिकली इसमें कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, कुछ कोर थीम्स हैं पॉलिटिकल साइंस के। उसके बाद आती है जी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसमें पॉलिटिकल चेंज और रेवोल्यूशन, इलेक्शंस, पब्लिक ओपिनियन, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज। अब इसमें इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में से एक, ये जितने भी पोर्शन हैं इनमें से 3 क्वेश्चन उसने देने हैं, आपने 2 करने हैं, कभी वो 4 भी दे देता है, जिस तरह 17 का पेपर मैंने आपको पास दिखाया, अभी इसको दोबारा से देखते हैं। तो ये ओवरऑल सारी की सारी आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने डिफरेंट इनकी टाइप्स देखनी है, इनकी काइंड्स देखनी है, एंड देन उसका क्रिटिकली एनालाइज करना है, और उसका आप कह लें कि उसकी एप्लीकेशन देखनी है मॉडर्न टाइम्स पे। देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो पार्ट बी है, जो पेपर 2 है ना आपका, उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो सारे के सारे, उनमें जितने भी कोर थीम्स हैं वो पार्ट बी जो है आपका पेपर 1 का उस पर बेस कर रहे हैं। सही है, आपको पता होना चाहिए इसकी बेसिक जो आइडियाज़ हैं, अगर वो क्लैरिटी नहीं होगी पब्लिक ओपिनियन की, इलेक्शंस की, प्रोपेगेंडा की, सिविल सोसाइटी के इमरजेंस की, सिविल सोसाइटी का रोल क्या होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ में डिफरेंस क्या है, राइट्स को किस तरह मेजर करते हैं, ड्यूटीज़ को किस तरह से मेजर करते हैं, लॉ मेकिंग किस तरह से होती है, तो ये सारी चीज़ें पेपर 2 में आपके काम आती हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी भी सारी इन्हीं चीज़ों पर बेस करती है। उसके बाद है जी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये पोर्शन है, इसमें हमने देखना है कि लेजिस्लेचर जो है, जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो पार्लियामेंट होती है, हर स्टेट में पार्लियामेंट होती है, वो किस तरह से काम करती है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, गवर्नमेंट को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है पार्लियामेंट के ज़रिए, लॉज कैसे बनाए जाते हैं, देन उनकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव के ज़रिए और एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए कैसे होती है, एग्जीक्यूटिव के डिफरेंट जो आप कह लें कि उसकी टाइप्स किस तरह से हैं, उसमें इलेक्टिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है, फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, देन आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन जुडिशरी है, किस तरह से अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसमें फेडरल लेवल पे, अगर जो फेडरेशन है, अगर कोई स्टेट, वहाँ पे डिस्प्यूट्स किस तरह से, जुडिशरी का रोल क्या है, और अगर यूनिटरी स्टेट है तो उसमें जुडिशरी का क्या रोल है, वो इसमें है। फिर पॉलिटिकल एलिट्स जो हैं उनकी क्या रोल है, ये भी इंटरलिंकिंग टॉपिक है ऊपर वाले के साथ के। पॉलिटिकल एलिट्स इलेक्शंस में किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं, वोटिंग पैटर्न क्या है, बिहेवियर किस तरह से लोग
ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कॉमन ऑब्जर्वेंस की हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ भी इंशाल्लाह इसको देखेंगे। उसके बाद सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इसको इस टर्म को यूज़ किया जाता है। सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है वो किस तरह से, इवन आपका पाकिस्तान अफेयर्स में भी ये टॉपिक है कि पाकिस्तान के जो फर्स्ट 10 ईयर्स थे उसमें किस तरह से दोनों के रिलेशन थे, इतनी बार मार्शल लॉ क्यों लग गया, पॉलिटिकल एलिट्स इतने इनएफिशिएंट क्यों हैं, और स्टिल आज भी यही बात हो रही है। अब आप डेली के डॉन न्यूज़पेपर देखें, उसमें आर्टिकल्स देख लें, चेक कर लें, तो ये सिविल मिलिट्री रिलेशन की दोबारा से बात हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद है जी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में मार्क्सिज्म जो है, जब हमने कार्ल मार्क्स करना है, ये उसी में कंप्लीट हो जानी। मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और टोटलिटेरियनिज्म, ये चारों की चारों आइडियोलॉजीज़ जो हैं, ये सब के इनके जो कोर थीम्स हैं वो एक हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी एक हैं। फिर कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म को देखेंगे, इसके आइडियाज़ क्या हैं, किस तरह से कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ 20th सेंचुरी में, इसके किस तरह से इमरजेंस किस तरह से हुआ, मार्क्सिज्म जो था वो किस तरह स्टार्ट हुआ, उसके फेलियर्स क्या थे, सिस्टम में क्या था। वो कार्ल मार्क्स का जब आइडियोलॉजी देखेंगे उसमें क्रिटिकल एनालिसिस में ये चीज़ें देखेंगे। दैन इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, वो जो हम चार फिलासफर जो हैं ऊपर देखेंगे, खलदून, मावरदी और जो है अल-फराबी, उसमें भी ये टॉपिक ऑलमोस्ट वहाँ पे भी कवर हो जाता है, तो इसको अलहदा थोड़ा सा देखेंगे कि ये किस तरह से। अब हम पास्ट पेपर देखते हैं कि पास्ट पेपर में इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सो सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें, उसमें है व्हाट इज़ द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, का स्टेट क्या है, इश्यूज क्या हैं एंड चैलेंजेस क्या हैं मॉडर्न टाइम्स पे। अब ये क्वेश्चन की भी दो डिवीजन्स हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो है ये आपने बयान करना है, इसके सिर्फ 5 नंबर हैं, ठीक है। अगर आप इसको पेपर में बहुत ज़्यादा सिर्फ इस्लामिक कॉन्सेप्ट ही सबका लिख आते हैं, तो आपने बेशक 8 पेज भी लिखे हों, उसने आपको 4 नंबर ही देने हैं, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चन है वो आपने इश्यूज और चैलेंजेस को इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर उसको आपने फिट करना है, उसकी एप्लीकेशन लेके आनी है इश्यूज और चैलेंजेस पे। देन व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी लीड्स टू अडॉप्शन ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो किस तरह की सोसाइटी होती है जी कि आप फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आती हैं, ठीक है। अब इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जी कि फेडरेशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हों, बहुत ज़्यादा नेशनैलिटीज़ हों, उनमें कोई आपस में कॉमन जो है आप कह लें बॉन्डिंग ना हो, तो वहाँ पे जिस तरह अमेरिका है 50 स्टेट्स हैं उसकी, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान देख लें 4 स्टेट्स हैं, इंडिया देख लें कितनी नेशनैलिटीज़ हैं, इवन एक एक प्रोविंस में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं। पंजाब की डिवीजन कर लें 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है अगर आप इसको सेक्शनल बेसिस पे ले जाएं, ठीक है। इसी तरह हमने ये क्वेश्चन भी इसलिए उसने पूछा कि सोसाइटी किस तरह जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस किस्म की सोसाइटीज़ को सूट करती है। ये फेडरेशन का पूरा टॉपिक उसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ इट कैन फंक्शन सक्सेसफुली। अब देन ये फिर 10 नंबर का डिवीजन है दोनों क्वेश्चंस की। अब किस तरह ये फंक्शन सक्सेसफुली कर सकते हैं, फिर उसकी सक्सेसेस देखेंगे फेडरेशन की, कौन सी स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज कौन सी हैं फेडरेशन की। सबसे जो टॉप पे है वो आपको यूएसए नजर आते हैं, फिर उसके डिफरेंट हमने वो देखनी है कि ये किस तरह से सक्सेस। देन कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी डिफरेंट रोल्स प्लेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स इन मेकिंग पब्लिक पॉलिसी, की कोई भी पब्लिक पॉलिसी अगर बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में एक हेल्थ सिस्टम जो था वो ओबामा लेके आया, तो किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप ने उनको चेंज किया वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अमेरिका की एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, इट इज़ सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट, क्योंकि यहाँ पे डिसीजंस किसी और तरह से होते हैं, इलेक्शंस कोई और कंटेस्ट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये एग्जांपल्स फिट नहीं करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में हम जब भी एग्जांपल्स देंगे, हम डेवलप्ड स्टेट्स में से एग्जांपल देंगे, फ्रांस की एग्जांपल देंगे हम, और स्टेट्स की एग्जांपल कोट कर सकते हैं, हम यूके की एग्जांपल कोट कर सकते हैं, कनाडा की एग्जांपल कोट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम पाकिस्तान की एग्जांपल्स यहाँ पे फिट नहीं करेंगे। देन व्हाट इज fascism एंड व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ये फाशिज्म की पूरी थ्योरी है, उसके कोर वैल्यूज़ क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, फिर उसकी जो फर्स्ट हाफ सेंचुरी में 20th सेंचुरी जो थी वहाँ पे जितनी भी कम्युनिस्ट स्टेट्स थी वहाँ पे जो उन्होंने इन लॉज को इम्प्लीमेंट किया, तो उसके फिर आउटकम्स क्या हुए हम उनको देखेंगे, उनको चैलेंजेस क्या थे, इश्यूज क्या थे, और वो क्यों फेल हो गए 1990 में।
किस तरह से ये कम्युनिज्म जो था ये ख़त्म हो गया और कैपिटलिज्म इमर्ज हुआ है। तो ये उसमें भी ये सारी हुई साइंस है। तो आप देखें सेक्शन 2 के जो 4 क्वेश्चन हैं इसमें से आपने 2 करने हैं। अगर आप जो मैंने अभी आपको पोर्शन बताए हैं अगर वो हों तो आप आराम से पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, देन इश्यूज एंड चैलेंजेस वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक पेपर और देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का। ये नजर आ रही है आपको नया जो है 2018 का पेपर? जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक, वेरी सिंपल सी स्टेटमेंट है, थ्रोइंग स्टेटमेंट। आपने इसके सिंपल फीचर्स जो है वो नोट डाउन करने हैं। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक दैट सम ऑफ इट्स फीचर्स आर वैलिड इवन टुडे। ये सारे के सारा फिर उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एज गिवन बाय थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर आपने इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करनी है क्योंकि उसने पूछा है। मेक इट्स कंपैरिजन विद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज प्रेजेंटेड बाय जॉन लॉक एंड रूसो। उसने जो स्टेट ऑफ नेचर दी है फिर आपने उसका कंपैरिजन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ करना है, लॉक एंड रूसो के साथ। 10-10 नंबर की डिवीजन है दोनों क्वेश्चंस में। डिटेल्ड नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ असाबिया एज गिवन बाय इब्न खल्दून। इब्न खल्दून की थ्योरी आपने सिंपली उसको डिस्कस करना है। सिग्निफिकेंस इन द प्रोग्रेस एंड डिक्लाइन ऑफ नेशन, तो उसका एक साइकिल है वो भी हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये सिंपल ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो भी क्वेश्चंस जो भी टॉपिक्स कवर हों वो आपने पढ़ने हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो फिर भूल जाते हैं, उसके आइडियाज़ भूल जाते हैं। इसमें रट्टा बहुत ज़्यादा है, तो 10-10 12-12 हेडिंग्स हैं, आपने उन सबको याद करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है। एक तो उसका कोर कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट आपकी समझ में आ गए, देन आपने जो हेडिंग्स हैं वो आपने बहुत अच्छी तरह उसको याद करना है, एंड देन क्रिटिकल एनालिसिस, उसके लिए फिर आपको फर्दर रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। देन व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन अ कंट्री। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर एक पूरा पोर्शन है इसका, पार्ट बी का। उसमें पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो थे, एक मुशर्रफ लेके आया था, रिसेंटली नवाज लीग भी थी, अब पीटीआई दोबारा से एक सिस्टम ला रही है। ज़िया का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, सबसे पुराना जो सिस्टम था, सबसे आप कह लो बेसिक डेमोक्रेसी थी अयूब खान की। वहाँ से लेके अब तक जितने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आए, किस तरह से चले, उनमें फ्लॉज क्या थे, वो सारी चीज़ें वो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया। सिग्निफिकेंस क्या होती है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की, इसकी एग्जांपल हम यूनाइटेड किंगडम की देंगे, इसकी एग्जांपल हम फ्रांस की देंगे, क्योंकि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है बहुत प्रॉपरली और बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। डिस्कस द रीजंस ऑफ द रिपीटेड फेलियर्स ऑफ एफर्ट्स, कि क्यों बार बार ये फेल क्यों हो गए, तो हम उसकी जो है रीजंस आपने यहाँ पे लिखनी है। दोनों 10-10 नंबर के क्वेश्चंस। अगेन, what is the significance of independent judiciary in a democratic republic? Do you think that without an independent judiciary a system of checks and balances can be established in the government? अच्छा, जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है ये प्रॉपर थ्योरी है जॉन लॉक की, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, जो कि प्रॉपरली यूएसए ने इसको फॉलो किया है। उनका सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी पे बेस करता है। तो हम वहाँ से एग्जांपल भी कोट करेंगे और इनका कोर आइडियाज भी बताएंगे। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग। मिडिल क्लास किस तरह से स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में हेल्पफुल हो सकती है वो आपने बताना है। देन वायोलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस इन पाकिस्तान एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस हार्मनी इन अ स्टेट। सो बेसिकली आपने आपने जो नोट क्वेश्चन आता है वो आपने तब अटेम्प्ट करना है जब बहुत ज़्यादा आप समझें कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर आपने नोट अटेम्प्ट करना है, वरना आपने नोट अटेम्प्ट नहीं करना। मैं उसकी रीज़न ये देता हूँ कि ये 3 है, इसमें से 2 करने हैं, 10 नंबर का एक है। अब ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं, नोट जो होता है वो हमेशा ओपन एंडेड होता है। जब ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत ज़्यादा इसको लेंथी लिखें 6-7 पेज पे, क्योंकि उसने 10 में से माइंड मेक किया होता है कि मैंने 5 या 6 देने हैं मैक्सिमम। और क्योंकि ये स्टूडेंट्स लास्ट पे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो फिर 2-2 नंबर दे देता है 2 नोट्स में से, एक में 2 दे दिए, एक में 1 दे दिए, मैक्सिमम भी छलांग लगाई तो 3 और 2 का कंपैरिजन उसने बना दिया। तो ये है जी आपका पेपर 1। अच्छा, इसमें अब जो बुक्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पेपर पार्ट 1 की जो बुक है वो आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए आपने लेनी है, जूड हार्मन की बुक, वहाँ से वो सारी चीज़ें कवर होंगी। और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के लिए वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, वो 4-5 बुक से मैंने बनाए हुए हैं, वो जो नोट्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वैसे इसके लिए जो है वो
शेख मोहम्मद इकराम की बुक है, गाइड है, वो अच्छी है, वो आप ले सकते हैं। सो ये 2 बुक से आपका पेपर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट होगा। एंड सेक्शन 2 के लिए आप बुक लेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस बाय मजरूर हक। ये सारे के सारे कोर थीम्स जो हैं वो आपको यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी या कुछ चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वो कॉपी करवा के लाइब्रेरी से डिफरेंट बुक से कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, कुछ सॉफ्ट में कुछ हार्ड में, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो ये सारा था जी हमारा पेपर 1। अब हम सर ये चलते हैं जी बुक्स दोबारा पेपर, रिपीट कर दें। ये मैं उधर क्लास में उसमें मेंशन कर दूंगा, ग्रुप में मैं लिख के भेज देता हूँ। अभी क्योंकि 15 मिनट रह गए हैं, सो हम पेपर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, जो पेपर 2 है इसमें कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें कोई 8 कॉन्स्टिट्यूशन हैं जी पेपर 2 में। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया के, पूरी दुनिया ने जहाँ कॉपी की है कॉन्स्टिट्यूशन, वो है सबसे पुराना यूके का यूनाइटेड किंगडम, देन यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो जाएगा दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में से। देन यूएसए, सॉरी पाकिस्तान और इंडिया, ईरान और चाइना और टर्की और फ्रांस। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन 8 कॉन्स्टिट्यूशन में से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं ऑलमोस्ट पेपर 3 में से, पेपर 2 में से। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आती हैं जी पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया या कॉलोनियल पीरियड। ये आपका पाकिस्तान स्टडी का भी पोर्शन है कि मुस्लिम नेशनलिज्म क्या था, अल्लामा इकबाल का, कायद आज़म का और सर सैयद ने क्या रोल प्ले किया। ठीक है, सो ये आपका वहाँ पे फिर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये जो पार्ट, ये 4 और 5 जो पोर्शंस हैं दोनों, तो पाकिस्तान स्टडी में से आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये क्योंकि पाकिस्तान स्टडी में भी सेम यही पोर्शन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसे हुई, 56 और इनके फीचर्स कौन कौन से थे, इनको एनालिसिस देखना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आज तक कितनी हुई हैं, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर देख लिया, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप उसमें से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है 4 और 5 में से, जो क्वेश्चन बनाता है इन दोनों पोर्शन में से, वो बेसिकली क्रिटिकल क्वेश्चन होता है, वो आपकी रीडिंग रिक्वायर्ड है। जैसे 2018 में मैं पास पेपर भी दिखाता हूँ, उसमें क्वेश्चन पूछा था कायद आज़म वाज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। कि कायद आज़म की जो पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल है वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है। अब इस पे आपको कहीं पे डाटा अवेलेबल नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने जो उसकी जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आपने पॉलिटिकल मूवमेंट पढ़ी हो पाकिस्तान की, तो आपने देखना है कि कायद आज़म ने क्योंकि लॉ किया था, उसके बाद वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं, लेजिस्लेशन कैसे की। 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था, दैट वाज अ ग्रेट उनकी अचीवमेंट थी कि उन्होंने किस तरह वो दोनों पार्टीज को एक पेज पे ले आए। फिर उनका प्राइवेट मेंबर बिल जो था कैसे पास करवाया उन्होंने। उनके जो 14 पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल उनके स्ट्रगल है, सारे के सारे ह्यूमन राइट्स पे बेस कर रहे हैं, सारे के सारे आपके वो लॉज और रूल्स को डिस्कस करते हैं। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो उनकी बिल्कुल भी शिरकत नहीं है, जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं वहाँ पे वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी। तो ये सारी चीज़ें आपने कहाँ पे फिर जब 47 में जो डिवीजन बाउंड्रीज की होती है उनमें उनका कैसा रोल है। तो ये 8 से 10 पॉइंट में आपने उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सारी की सारी स्ट्रगल बतानी है कि वो एक ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है। अच्छा जी, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस का ये पोर्शन आ जाता है। इसमें वो फॉरेन पॉलिसी पूछ लेता है पाकिस्तान की, या कोल्ड वार में से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो कोल्ड वार थी उसके क्या स्टार्टिंग कैसे थी, या वो किस तरह से इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स क्या थे, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म जो 2 ब्लॉक्स थे उनकी आपस में किस तरह से टसल चलती है। ठीक है, तो ये इसमें वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें एक पोर्शन ऊपर सॉरी रह गया है, वो है उसका ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें अब ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन दे दी हैं, इसमें से जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तो वो कभी भी नहीं पूछता। इसमें से अगर वो सार्क का पूछ लेगा तो सार्क का ये पूछ सकता है कि इसमें रीजनल इंटीग्रेशन में फ्लॉज क्या हैं साउथ एशिया के हवाले से। इसको वो फॉरेन पॉलिसी के साथ भी इंटरलिंक कर सकता है। इसी तरह यूरोपियन सकता है, ब्रेग्जिट एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर से एक इवेंट था, उसका पूछ सकता है कि अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग थे तो वो किस तरह से वो क्यों हो गए, क्या फ्लॉज थे उसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं फिर ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स में। तो ये है जी हमारा पेपर बी। अभी हम इसको कोई एक 2017 या 18 में से पेपर देखते हैं कि ये
किस तरह से इसको ले नजर आ रही है स्क्रीन 19 एसन स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ओके ओके। अच्छा, जो हमने सबसे पहले बात की कि आपने यूएसए और यूके का जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन करना है तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका मस्ट कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 1 में से देखें आप कि हाउ द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस वर्क इन यूनाइटेड स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम, कि यूएस में पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस पे सारी सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों जो हैं सेपरेटली वर्क करते हैं। तीनों के चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हैं, ये पूरे का पूरा यूएस हिस्ट्री का भी टॉपिक है और ये यहाँ पे भी कवर हो जाता है। और द पार्टी सिस्टम इन फ्रांस इज डिफरेंट टू दैट इन जर्मनी। अब ये एक बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है, आप कह लेंगे आपको ये सारा अगर टाइम मिले तो फिर आपने पॉलिटिकल पार्टीज को टच करना है, वरना आपने पॉलिटिकल पार्टीज वाले क्वेश्चन को छोड़ देना है हर कॉन्स्टिट्यूशन में से। तो अगर आपका ये एक क्वेश्चन करना है आपने सेक्शन 1 में से तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर सेक्शन 2 में से आपने करने हैं जी 3 क्वेश्चन। सो अगर आपने टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन किया है तो टर्की का हो जाएगा। चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लेता है कि नेशनल पीपल्स रिपब्लिक जो है कांग्रेस जो है उसका क्या रोल है, किस तरह लेजिस्लेशन होती है, तो वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देन व्हाट फैक्टर्स सॉरी इकबाल इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। ये टोटली क्रिटिकल एक क्वेश्चन है आपकी, अगर इन डेप्थ स्टडी है आपने उसके पॉइंट्स को देखना है। पाकिस्तान मूवमेंट में से उसने ये क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद डिलेइंग, पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिले कैसे हो गई 47 में हम इंडिपेंडेंट जो है वो पाकिस्तान को मिलती है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 56 में आता है एंड देन 2 साल बाद जो है वो मार्शल लॉ लग जाता है। तो क्या ये बेसिक क्या उसमें फ्लॉज क्या थे, डिलेइंग प्रैक्टिस क्यों हुई, पॉलिटिकल एलिट्स का क्या रोल रहा इसमें, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल रहा, मिलिट्री का क्या रोल रहा, वो सारे पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। ये सारा आपका वो पाकिस्तान फेज वाला, लेकिन इसकी सेंस आपने पॉलिटिकल साइंस की सारी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। Then what are the major obstacles to the process of national integration in contemporary Pakistan? नेशनल इंटीग्रेशन एक वास्ट टॉपिक है, आपने एसए में भी प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर में भी एंड पाकिस्तान अफेयर्स में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन को आपने 18th अमेंडमेंट के हवाले से, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हवाले से, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हवाले से, ये सारे एस्पेक्ट्स नेशनल इंटीग्रेशन में कवर करने हैं आपने। राइट डाउन द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ये सिंपल सा एक उसने क्वेश्चन नरेशन की फॉर्म में पूछ लिया, तो आप यहाँ पे 12-13 जितने डिटर्मिनेंट्स हैं सारे के सारे फॉरेन पॉलिसी में लिख सकते हैं। तो आपका जो बेसिक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर लें और पाकिस्तान अफेयर्स वाला वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें तो आपका पेपर 2 जो है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए बुक जो है आपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कैले की बुक लेनी है, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय एस कैले। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ले लें, इसमें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हैं, वैसे भी अच्छी बुक है। तो ये बेसिक बुक है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने के लिए। अब कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप जी पूछें। सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन था कि जैसे अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं, क्योंकि हिस्ट्री का थोड़ा तो हमारी तो आवाज़ आ रही है सर? जी जी सर मैं बेसिकली कह रहा था जी सर मैं बेसिकली कह रहा था कि अगर हम मूव करें हिस्ट्री की तरफ तो नेपोलियन वार हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यूरोप में डिफरेंट बाद में उन्होंने ट्रीटीज़ की, जिस तरह से वेस्टफेलिया की ट्रीटी आ जाती है, ठीक है। फिर वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, ठीक। उसके बाद कोल्ड वार की era स्टार्ट हो गई है। तो सर बेसिकली वो तो एक हिस्ट्री का पोर्शन था, ठीक है, दैट्स इट, तो क्लियर है। सर जो पॉलिटिकल साइंस में है उसको अब ये इंटीग्रेट कैसे होती है उसके साथ, मीन्स के यहाँ पे हम वो हिस्ट्री को देखते हैं या हम जो एक फ़िलासफ़ी को उसके पैरेलल चला के देखते हैं कि ये फ़िलासफ़ी ये कह रही है, हिस्ट्री में ये हुआ, फ़िलासफ़ी ये कह रही है, हम इसमें से किस पोर्शन को करते हैं? अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, आपकी जितनी भी फ़िलासफ़ी है वो सारी की सारी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल थॉमस हॉब्स जो है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, ये 3 फ़िलासफ़र्स हैं और ये ऑलमोस्ट 200 साल का इरा कवर करते हैं। और यूरोप में जितनी भी वार्स हो रही हैं, जितने रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, जितना रेनेसां का पीरियड है, जितनी ट्रीटीज़ आ रही हैं, ये तीनों फ़िलासफ़र्स उसको कैसे कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम थॉमस हॉब्स की बात कर लें, थॉमस हॉब्स का जो इरा था उसमें बहुत ज़्यादा जो थे इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी उसमें। किंग
दो पार्टीज जो थी, आप जितना भी यूरोप के पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, उसमें दो से तीन जो दो मेजर जो लोग आपस में हमेशा एंटेंगलमेंट ऑफ जो रही है पावर, तो एक किंग की रही है और दूसरा रही है उनकी जो रिलीजियस मोनार्की थी, ठीक है, जो पोप था, जो हेड था चर्च का। इन दो लोगों की पूरी स्ट्रगल रही है। रेनेसां का टाइम जो स्टार्ट हो रहा है 1300-1400 से ऑनवर्ड 1800 तक, ठीक है। तो ये सारे का सारा, ये जितने भी फिलासफर्स आपको नजर आएंगे, ये तीनों की फिलासफी है। थॉमस साहब ने कहा कि जो मोनार्क है उसको एब्सोल्यूट कर दें, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जॉन लॉक ने कहा नहीं, आप लोगों को पावर दें फिर हालात ठीक हो जाएंगे। रूसो ने कहा नहीं, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो जो है प्रॉपर्टी की जो इक्वालिटी नहीं है प्रॉपर्टी में, उससे सोसाइटी में इश्यूज आ रहे हैं, तो आपने उसको किस तरह से लेकर चलना है। फिर मैकियावेली है, वो कहता था कि जो आपका जो किंग है वो पावरफुल होना चाहिए ताकि सिविल वॉर। सो बेसिकली जो है फिलासफी जो है वो जस्टिफाई कर रही है आपकी हिस्ट्री को, और जितने भी फिलासफर्स हैं ये सारे के सारे आपकी हिस्ट्री में जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको ख़त्म कर देखें। अगर आज के दौर में फिलासफी आए कोई, जैसे ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म पे बहुत सारा क्वेश्चन हैं। आज क्या आप देख रहे हैं, जितने भी डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमीज टॉप पे जा रही हैं, डॉलर टॉप पे जा रहा है। जितनी भी अंडर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारे के सारे आज भी उन्हीं के मोहताज हैं, ठीक है। अगर आज के दौर में कोई ऐसी आइडियोलॉजी आएगी या कोई ऐसी फिलासफी आएगी तो वो आज के हालात पे बेस करेगी। जितनी भी फिलासफीज होती हैं, जितने भी फिलासफर्स होते हैं, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने हालात को देख के उसके अकॉर्डिंगली एक फिलासफी देते हैं। जिस तरह प्लेटो ने जो फिलासफी दी वो तब ग्रीक में जो इश्यूज चल रहे थे उसने उसको देख के दी। अरिस्टोटल की भी फिलासफी सेम है, ठीक है। मार्क्स ने इनइक्वालिटीज देखी सोसाइटी में उसने उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो थी दे दी जो थी उसकी फिलासफी, ठीक है। तो ये सारी की सारी फिलासफीज आपकी हिस्ट्री के साथ जस्टिफिकेशन में है, दोनों चीजें। अपने हालात को देखता है एंड देन उसकी थ्योरी आती है। अच्छा, एक एक इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब हम पॉलिटिकल साइंस जो में जो चीज़ें कवर करने वाली होती हैं, सबसे पहले आपने पेपर 1 का पार्ट बी कवर करना होता है, वहाँ से आपके 4 थीम्स क्लियर होते हैं। उसके बाद आपने करना होता है पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशंस को, देन उसके बाद आपने आना होता है फिलॉसफी पे। ये इसकी सही और सिस्टमेटिक अप्रोच ये है, क्योंकि जब हम मास्टर्स करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जब एमफिल तो उसके एडवांस स्टेज हो जाती है, जब हम मास्टर्स करते हैं सबसे पहले हम बेसिक 4 थीम्स देखते हैं सब्जेक्ट के। अगर आप पेपर में इसकी जो है वो टर्मिनोलॉजी, प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे, आप 110, 114, 115, 120 इसको क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने 140 प्लस लेने हैं मार्क्स, 150 तक जाना है, तो आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा रेफरेंस याद करने पड़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा कोटेशंस और एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में देनी होंगी, फिर जाके आप 140, 150 के पास जाते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बुक्स बताई हैं ये बेसिक बुक हैं, ठीक है। अगर इनको आप कवर करेंगे तो आप 100 से 120 की लेन में रहेंगे। वो भी आपके एक्सप्रेशन को, आपका एक्सप्रेशन कैसा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसमें। तो ये बेसिक इसका आप कह लें कि जो तरीक़ेकार ये है, इसका प्रोसीजर ये है कि आपने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है। फिर उसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसको ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपने फुल कॉन्शियसली ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है और आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने सब स्टैंडर्ड प्रेपरेशन के साथ पेपर में नहीं बैठना, आपने गाइड से पढ़ के पेपर में नहीं जाना। अगर उसमें कोई क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, तो अराउंड 80 टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, 80 to 100 टॉपिक्स हैं, और अगर उसमें से पेपर बनाने वाला पेपर थोड़ा सा क्रिटिकल बना गया तो वहाँ पे 90% स्टूडेंट्स ड्रॉप कर जाएंगे, जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशन में 17 में लोग फेल हो गए, सही है। तो ये चीज़ आपने ये जहन में रखनी है प्रिपरेशन के दौरान कि आपने इसको 200 मार्क्स का है, ये ऑलमोस्ट आपका 1.5 मंथ लेगा, और आपने इसको दिल से पढ़ना है, इसको समझना है। इसके सबसे पहले सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं उसको कवर करते हैं, उसके आइडियाज़ को कवर करते हैं कि उसके आइडियाज़ क्या हैं, ठीक है। मेन आइडियाज़ आप देखते हैं, देन आप उसकी थ्योरीज देखते हैं, देन आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, फिर आप उसको इन डेप्थ में स्टडी करते हैं। सो ये 4 इसके मेन आप कह लें कि ये प्रोसीजर होता है किसी भी सब्जेक्ट को हैंडल करने का।
सो क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? जी सर, क्लियर हो गया सर। सेकेंडली जो मैं पूछना चाह रहा था, वो जिस तरह मैंने जैन साहब से पूछा था, आप उस दौरान अवेलेबल थे, तो जो बेसिकली मूवमेंट्स चली हैं, अब आपने पेपर 2 में जो जिक्र किया उसका 4th एंड 5th जी जो आपका पॉइंट था, तो जी उसके जी। लिए सर मैं बेसिकली पूछना चाह रहा था कि कौन सा सोर्स हो जो ऑथेंटिक सोर्स हो जिधर से हम उसको कवर करें। अच्छा ठीक है, गुड, मैं इसको भी शॉर्टली जी मैं थैंक यू। बता दूँ। अच्छा, जो पॉलिटिकल मूवमेंट पे जो क्वेश्चन आता है ना जी, वो आपका पूरे के पूरे 70 80 100 साल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है वो क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि द सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान, तो जो सर सैयद अहमद खान की जो सर्विसेज थी, उन्होंने किस तरह पाकिस्तान मूवमेंट में उनका रोल क्या है, ठीक है, किस तरह से अचीव हुआ है पाकिस्तान 47 में, वो कौन सी किस तरह से आप उसको लेके चलेंगे। अब सर सैयद का दौर है 1850 से लेके 1890 तक, 98 में उनकी डेथ होती है, ठीक है। अब 30 साल की उनकी सर्विसेज हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया 47 तक। अब आपने क्वेश्चन को वहां पे मोल्ड करना है और इसको एनालिसिस बेस आपने लेके चलना है। देखें, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये टोटली आपके आर्गुमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि उनकी जो सर्विसेज थी, जो पॉलिटिकल सर्विसेज थी, वो किस तरह से आगे जाके चेंज हुई हैं। 1901 से ऑनवर्ड 1906 तक की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनती है, फिर उनकी डिमांड्स कैसे चेंज हो रही हैं, लखनऊ पैक्ट में वो क्यों चले गए, ठीक है। फिर डीड की जो 30s तक की जो है वो यही है कि हमारे राइट्स हमें दिए जाएँ, इवन के 14 पॉइंट्स भी यही हैं कि सिर्फ राइट्स दिए जाएँ। आप 40s में जाके 37 टू 39 जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आती हैं, वहाँ पे किस किस तरह से हालात क्यों इतने चेंज हो गए हैं कि आपकी सारी लीडरशिप जो है वो कह रही है कि अब हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, ठीक है। इवन 40 में जो आपने रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, उसमें भी कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं है। वो रेजोल्यूशन भी यही है कि हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी होती हैं, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये हाई स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपने इनको इनके पैरामीटर्स में डिफाइन किया तो, लेकिन अगर आपने वो सारी चीज़ें मेंशन ना की तो फिर 20 में से आपको 4 5 4 5 3 4 5 ये डिवीजन होती है इसके मार्किंग की। जी सर, आपने कम्प्रीहेंसिवली मतलब क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा था आपसे कि इसको किस सोर्स से प्रिपेयर किया जाए, अगर काइंडली आप कोई सोर्स सजेस्ट वही कर पाकिस्तान सकें। अफेयर्स की जैन बुक्स हैं साहब। आपके जी पास। पाकिस्तान अफेयर्स की बुक्स हैं, आप वहीं से करेंगे। पाकिस्तान अफेयर की एक तो बेसिक बुक है, ट्रैक टू पाकिस्तान है, ठीक है। एक आपने एनालिसिस की बुक लेनी है, वो केबी सईद की ले लें, वो बेहतर है, उसने अच्छा लिखा है। IH कुरैशी है, ठीक है। वो फिर आपके टेम्परामेंट पे बेस करती है कि आपने कौन सी एनालिसिस की बुक लेनी है। ट्रैक टू पाकिस्तान की अच्छी बुक है, उसमें भी कुछ थोड़ा थोड़ा उसने एडअप किया हुआ है चीज़ों को, लेकिन साथ में केबी सईद या IH कुरैशी को आप पढ़ेंगे लाजमी। तो ये फिर क्रिटिकल क्वेश्चन जो थे, ये एवेल्युएशन आपकी वहाँ से हो जाएगी सारी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट क्लास 9:30 पे स्टार्ट होगी, तो उसके बाद हम ना अभी क्रिमिनोलॉजी को भी ओवरव्यू करें। ओके जी, क्रिमिनोलॉजी जो है इसके 4 पार्ट्स हैं सिलेबस के। क्रिमिनोलॉजी के 4 पार्ट्स हैं सिलेबस के। जो सेक्शन 1 है वो आपका टोटली क्रिमिनोलॉजी की जो थ्योरीज हैं उनके ऊपर बेस करता है, इसके कोर आइडियाज को बेस करता है। बेसिक कंसेप्ट्स क्या है कि क्राइम क्या होता है जी, क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, लोग क्राइम क्यों करते हैं, सोसाइटी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लोगों को क्राइम की तरफ लेके जाते हैं,
ठीक है। क्रिमिनल्स की काइंड किस तरह की होती हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल्स क्या होते हैं, ठीक है, और कभी कभार चोरी चकारी करने वाले क्रिमिनल को सोसाइटी किस तरह से डील करती है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और फिर उसके अलावा डिफरेंट नॉर्म्स क्या हैं सोसाइटी के, सिक्योरिटी का बेसिक इशू क्या है, फिजिकल सिक्योरिटी क्या है, सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। फिर वाइट कॉलर क्राइम, और आपको पता है आजकल जो साइबर का है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसमें फिर ये ऑर्गेनाइज क्राइम, कॉर्पोरेट क्राइम, ये सारे डिफरेंट काइंड्स के, ये सारे क्राइम्स क्या होते हैं, लोग कमिट क्यों करते हैं, इनके डिफरेंट पैरामीटर्स, इनकी टाइप्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें। फिर फोर्थ वन जो है वो है इसकी थ्योरीज हैं। इसकी सबसे पहले आती हैं बायोलॉजिकल थ्योरीज। वो उसमें जो है व्यूज़ डिस्कस करते हैं कि इंसान के जो जीन्स हैं वो कुछ लोगों के इस तरह के होते हैं कि वो जो है क्राइम की तरफ जो उनको ले जाते हैं। ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं कि इंसान की जो मेंटल कंडीशंस हैं वो उसको क्राइम साइड पे ले जाती हैं। सोशियोलॉजी थ्योरीज हैं सोशियोलॉजिकल, सोसाइटी में कौन किस तरह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी सोसाइटी में, इनजस्टिस होगा, तो लोग किस तरह से जो है वो क्रिमिनल वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो इसमें ये हम 5 जो थ्योरीज हैं मेन वो देखते हैं। इसमें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, स्ट्रेन है, सोशल कंट्रोल थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है और लेबलिंग थ्योरी है। फिर इस पे इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है क्रिमिनोलॉजी। उसके बाद है जी इसका सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है वो सबसे टॉप पे आता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जब डेलिक्वेंसी बेसिकली बोलते हैं हम कि आपकी मेंटल अप्रोच या आपका मेंटल बिहेवियर जो है वो आपको एक रॉन्ग वे पे ले गया है, आप डेलिक्वेंट हो गए हैं, आप सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे, आप रूल्स और लॉज और रेगुलेशन जो हैं सोसाइटी के उनको फॉलो नहीं कर रहे। तो जोविनाइल हम बोलते हैं उस बंदे को जो 18 ईयर्स से बच्चे को जो कम है। तो बच्चे जो हैं वो क्राइम क्यों करते हैं, इसका पूरा पोर्शन है, हर बार क्वेश्चन इसमें से रिपीट होता है। मीनिंग हैं, डेफिनेशंस हैं, ठीक है। जोविनाइल डेलिकेंट और स्टेटस ऑफेंडर में क्या फ़र्क है कि अगर बच्चा जो है वो 10 साल से अनवर्ड क्राइम कर रहा है और वो हैबिचुअल क्राइमर जो है क्रिमिनल बन गया, तो वो स्टेटस ऑफेंडर इसमें, और डेलिक्वेंसी उसका क्या है, फिर उसमें चीज़ें, फिर इसमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है इसका। फिर नेक्स्ट पोर्शन जो है जो इसका मेन इम्पोर्टेंट रोल है कि जोविनाइल जस्टिस सिस्टम है, क्या दुनिया ने जोविनाइल्स को किस तरह से ट्रीट किया, और ये जो बच्चे होते हैं जब ये अपनी ज़िंदगी करप्शन में, जेलों में गुजार के बाहर आते हैं, तब इनके साथ सोसाइटी किस तरह से रोल प्ले करती है, किस तरह से करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। फिर पुलिस का क्या रोल है कि अगर किसी ने जोविनाइल ने अगर क्राइम जो है कमिट किया है तो उसको पुलिस ने किस तरह से डील करना है, फिर प्रोसिक्यूशन क्या, उसका रोल क्या है उसमें। अगर जुडिशरी में जब कोर्ट में ये उसका जो केस जो है वो फॉलो अप होगा, तो कोर्ट्स में जज का रोल क्या होगा, प्रोसिक्यूटर का क्या होगा, डिफेंस अटॉर्नीज का क्या रोल होगा। ठीक है। उसके बाद उनके लिए अलहदा से जेल्स होती हैं जोविनाइल्स की, बॉस्टल इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में, इस टाइम सिर्फ 2 ही हैं, फैसलाबाद में और मुल्तान में। तो उसमें कंडीशंस किस तरह से हैं, ठीक है। उनका रोल क्या है, वहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग्स देनी चाहिए ताकि वो जो बच्चे हैं वो सोसाइटी में आके अपना पॉजिटिव रोल प्ले अदा कर सकें, ना कि वो दोबारा से जो है वो क्राइम जो है वो करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेसिक ऑर्गन्स हैं, इसमें पुलिस आता है, इसमें प्रोसिक्यूशन आता है, इसमें जुडिशरी आता है, इसमें आपकी जेल सिस्टम सारी, फिर आपकी करेक्शंस आती हैं, आपके बोस्टल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इसमें प्रोबेशन आता है, और डिफरेंट जो लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे की सारी इसमें एजेंसीज आती हैं। सही है। सो इसमें हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो अगर क्राइम हो जाता है तो क्रिमिनल अरेस्ट हो जाता है, वहाँ से लेके अब वो बंदा जेल जाने के बाद तक, सोसाइटी में आने तक, उसका सारे का सारा पूरा सिस्टम देखते हैं, उसके फ्लॉज क्या हैं। सही है। विटनेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, जो विक्टिम्स हैं उनको किस तरह से डील किया जाता है। इसका हम ओवरऑल वर्ल्ड मॉडल्स भी देखेंगे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया के डेवलप्ड स्टेट्स में किस तरह काम कर रहा है, पाकिस्तान में किस तरह काम कर रहा है। क्योंकि ये सब्जेक्ट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो नहीं है, ये ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव में हमने डिस्कस करना है, पाकिस्तान की एग्जाम्पल्स भी कोट करनी है। फिर इसमें प्यूनिटिव और रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स के, जो क्रिमिनल्स हैं अगर आपने उनको जेल में बंद किया है तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, अगर आपने उनको प्रोबेशन पे छोड़ दिया है या आपने
किसी और इंस्टीट्यूशन में उनको ड्रग एडिक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी ट्रीटमेंट्स उनको किस तरह से करते हैं, डिपार्टमेंट किस तरह से वर्किंग किस तरह से होती है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें सेक्शन 2 में डिस्कस होती हैं। उसके बाद है जी सेक्शन 3, ये पूरे का पूरा आपकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को डील करता है कि अगर कहीं पे कोई कहीं पे मर्डर हो गया फॉर एग्जांपल, सही है, तो अब क्या जो इन्वेस्टिगेटर होगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन से रूल्स लॉज और रेगुलेशन उसको डील करते हैं, सही है। मैनुअल क्या है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, एफआईआर का क्या रोल है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन कैसे होंगे, जो बंदा वहाँ से भाग गया है जिसने मर्डर किया है, जो क्रिमिनल है उसको कैसे पकड़ेंगे, फोरेंसिक का क्या रोल है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन क्या है, वो सारी देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स। फिर लीगल एंड एथिकल गाइडलाइंस क्या हैं, इसमें लॉज हैं, पुलिस ऑर्डर है 2002 का, उसमें अमेंडमेंट है, पुलिस किस तरह से काम करना चाहिए, मॉडर्न वर्ल्ड में पुलिस किस तरह से काम कर रही है, तो ये वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर इंटरनेशनल पुलिसिंग और क्रिमिनल जस्टिस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंटरपोल जो है वो सबसे टॉप पे है, इंटरनेशनल पुलिसिंग जिसको हम कहते हैं। उसमें पाकिस्तान के एफआईए से बहुत सारे लोग इंटरपोल में जाते हैं, पुलिस में से कम ही लोग जाते हैं इंटरपोल में, ज़्यादातर लोग इसमें एफआईए के हमारे इंक्लूडेड होते हैं, ये स्पेशल एजेंसीज के। तो इसकी वर्किंग है कि ये क्रिमिनल्स को कैसे अरेस्ट करते हैं, किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स ने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जिस तरह से भी यूनाइटेड किंगडम में आपने देखा है कि बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो मफरूर हैं अदालतों से, ठीक है, बार बार नोटिस निकल रहे हैं, वारंट्स हैं उनके अगेंस्ट, लेकिन आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके एग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये पार्ट सेक्शन 3 जो है, ये सारी की सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, क्राइम सीन किस तरह से जाते हैं ऑफिसर्स वहाँ पे, सबसे पहले उनके इनिशियल जो स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए, वहाँ पे जो एविडेंस है उनकी कलेक्शन कैसे करनी है, एविडेंस को ज़ाया नहीं करना। तो इसमें फ्लॉज क्या हैं पाकिस्तान में, वो देखेंगे कि ओवरऑल तो फ्लॉज ही फ्लॉज हैं सारे पाकिस्तान में अगर आप देखें, लेकिन ये आप पहले इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे देखेंगे कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से वो लेके चलते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन को। तो अगर आपने वो जो है डिफरेंट सीरीज देखी भी होंगी तो आपको पता होगा कि ये सारा वो किस तरह से क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसकी फाइंडिंग्स कैसे होती हैं, आईओ का क्या रोल होता है, तो ये सारा सेक्शन 3 उसी को डील करेगा। फिर सेक्शन 4 जो है ये आप कह लें कि लिटिल बिट करंट अफेयर से रिलेटेड है ये सारा, कि टेररिज्म और रेडिकलिज्म, वार ऑन टेरर, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, सोसाइटी पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, इससे क्राइम इंक्रीज कैसे हो जाता है, मीडिया का क्या रोल है, मीडिया पे जो आप देख रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें क्रिमिनल को क्राइम करके दिखाया जाता है, फिर उसको क्राइम एविडेंस रिमूव किए दिखाया जाता है, तो इसका वैसे क्या सिस्टम होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, ठीक है, मीडिया का रोल क्या है ओवरऑल। फिर मॉडर्न लॉ इन्फोर्समेंट और क्राइम प्रिवेंशन के जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको कैसे वर्कआउट करना चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग है, इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया शिफ्ट हो गई है कम्युनिटी पुलिसिंग पे, ठीक है। हम कम्युनिटी आप पुलिस स्टेशन लेवल पे उनके जो है कमेटीज बना देते हैं, तो पुलिस का जो इंचार्ज होता है, हेड होता है, वो उसके अंडर होता है, उन्होंने उनकी गाइडलाइंस होती हैं, वो प्रॉपर रूल्स हैं, हमारा अभी भी वही 200 साल पुराना सिस्टम है। सो इसको पाकिस्तान के ये जो पूरे का पूरा क्रिमिनोलॉजी का पोर्शन है, या जो आप कह लेंगे 100 मार्क का सब्जेक्ट है, इसको हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से लेके फिर अपने लेवल पे लेके आना। अच्छा, उसके बाद जेंडर एंड क्राइम इन अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में देहाती और शहरी इलाकों में आपको जो क्राइम नज़र आता है उसमें जेंडर का रोल कितना है, जो फीमेल्स क्राइम जो है उनका रेशो कितनी है, मेल्स की कितनी है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, जो ऑर्गेनाइज जो क्राइम करते हैं उसमें क्या है, फिर क्राइम एंड अर्बनाइजेशन, झोंपड़ी में जो लोग रहते हैं वो किस तरह से क्राइम करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनको क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर रहे होते हैं, इसमें इकोनॉमिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोसाइटल फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें। फिर ह्यूमन राइट्स अब्यूजर्स एंड प्रोटेक्शन स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन एंड माइनॉरिटीज़, इसमें सिविल सोसाइटी और एनजीओ का क्या रोल है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, साइबर क्राइम, एंड देन आपकी डिफरेंट एजेंसीज का रोल इसमें क्या है। तो इस पे भी आपको एक पास्ट पेपर जो है वो दिखाता हूँ मैं, ये है जी पास्ट पेपर, ठीक है, इस पे सेक्शन 1 है
थ्योरीज वाला पोर्शन है उसमें से 2-2 क्वेश्चन होते हैं, हर पोर्शन में आपने एक एक अटेम्प्ट करना होता है। पहले पे उसने पूछ लिया है सोशल बॉन्डिंग थ्योरी, सोशल स्ट्रेन थ्योरी, एंड सेकंड में उसने डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी पूछ ली कि दोनों थ्योरीज की हैं। बाज़ बात वो पूछ जाता है कि डेविएंस और सिन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिमिनल्स कौन कौन से हैं, कमिट क्यों करते हैं, वो मतलब थ्योरी वाला सारा पोर्शन। अब फिर ये जुवेनाइल का एक क्वेश्चन हर बार कंफर्म होता है, अगर आप जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को अच्छे तरीके से कर लें आपका सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है वो या क्रिमिनल जस्टिस, एक जस्टिस सिस्टम पूछता है, या वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पूछेगा या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इन दोनों में से एक लाजमी पूछेगा। और एक क्वेश्चन आपका प्रिजन्स, करेक्शंस और पैरोल पे जो डिफरेंट हैं उस पे उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है। देन सेक्शन 3 है, इस पे अगर आप इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स या एविडेंस कलेक्शन जो है उसको एक बार देख लें, उनके रूल्स और प्रिंसिपल देख लें, तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन इजीली जो है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है आपका सेक्शन 4 है, इसमें वही करंट अफेयर के आप साइबर क्राइम करेंगे, इसमें एजेंसीज का रोल देखेंगे। ठीक है, पाकिस्तान सोसाइटी का फैब्रिक इसने पूछ लिया है कि किस तरह से वायलेंट क्राइम्स किस तरह से होते हैं, डिस्कस सम ऑफ मॉडर्न पॉलिसिंग स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वायलेंट क्राइम्स। तो इसमें आप डिस्कस करेंगे किस तरह से जो है आप लाहौर के केस स्टडी ले लें, उसमें देखें कि क्विक रिस्पांस यूनिट है आपकी, स्क्वाड डिफरेंट बने हुए हैं, सीआईए अलहदा से वर्क कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन अलहदा है, आपका एलीट सिस्टम है, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेज हैं, क्राइम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अलहदा से बना दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ये इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वायलेंट क्राइम्स में आ जाएंगी। फिर लाहौर में ये जो आपके कैमराज हैं, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ये बहुत एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। इसमें फिर आप कोट कर सकते हैं किस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से इसमें हेल्पफुल है। तो ये सारे का सारा आपका इस तरह से ये पेपर कंप्लीट हो। इसके लिए आप बुक्स जो हैं वो लिख लें अगर आपने लिखनी है। हाँ, इसके लिए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में जो बुक है वो डील करेगी वो है जी औलकी, मोहम्मद औलक, क्रिमिनल एंड क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, वो सारी की सारी बुक आपने कवर नहीं करनी, उसमें से कुछ पोर्शंस हैं जो आपने जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं वो आपने कवर करना है। एक आपने इसके लिए गाइड ले लेनी है, कोई भी, वो बेशक एडवांस की ले लें, वो बेशक HSM की ले लें, वो बेशक आप JWT की ले लें, इन तीनों में से कोई भी गाइड ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, उसमें से भी मैं आपको कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं, वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये सारा आपका क्रिमिनोलॉजी का पोर्शन है, इसमें आप 90 मार्क्स ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं और कम प्रेपरेशन के साथ। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आई थी, अगर आपने लॉ की और क्राइम की और थ्योरीज की टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं की, फिर आपके मार्क्स बिलो 50 ही रहेंगे, 50, 55 यहीं तक। 60 क्रॉस वही बंदा करेगा जिसने टॉपिक सारे कवर किए हुए होंगे, जिसने प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज़ की होगी सब्जेक्ट की। जी, अब कोई सब क्वेश्चन है तो आप पूछें। इसको कितने दिन लगते हैं सर कवर करने के लिए इस सब्जेक्ट को? अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं दिन में। अगर आप 8 घंटे रीड कर रहे हैं तो 12-13 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपने घंटा एक पढ़ना है तो फिर तो 2 महीने लगेंगे। अरे सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा बताइएगा ज़रा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप डेली 8-10 घंटे की आपकी रीडिंग है, स्टडी है, तो आप ये इजीली 10 से 15 दिन में कवर कर जाएंगे। अच्छा कवरिंग अच्छा। ऐसे है ना कि जैसे जैसे जो जो लेक्चर आपको दिया जा रहा हो साथ साथ उसको कवर करते जाएं, तो एट द एंड 12-13 लेक्चर होंगे, तो 12-13 लेक्चर के बाद आपका पोर्शन कवर कंप्लीट। साथ ही आपने नोट्स बना लेने, साथ ही आपने इसको समझ लेना, तो आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने उसको ठीक डिलेइंग टैक्टिक्स में लेके जाएंगे तो फिर टाइम तो लेगा सब्जेक्ट। ठीक है सर। ठीक हो गया जी। इसमें भी सारे ये ज़्यादातर रटे वाली चीज़ें हैं या के ये तो कंसेप्चुअल बहुत भी हैं? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखें ये सारे का सारा पहला पेपर क्या है कि जी लोग क्राइम क्यों करते हैं, पहला पोर्शन इसका। दूसरा पोर्शन ये है कि जो बंदा क्राइम कर लेता है उसके साथ किस तरह
इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस में पुलिस उसके साथ क्या करती है जी, प्रोसिक्यूशन का उसमें क्या रोल है जी, जो आपके एडीपीपीज होते हैं उसमें लॉयर्स का क्या रोल है, जज क्या करता है उसमें, जब बंदे को जेल हो जाती है तो जेल में कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए हेल्पफुल हैं, जेल के बाद सोसाइटी में आके वो कैसे पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर ये है कि जब क्राइम हो गया है तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने क्राइम सीन को विजिट कैसे करना है, उसने एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है उधर से। ठीक है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। आपने मूवीज़ देखते हो, हर बंदा मूवी तो लाजमी देखता होगा ना, तो डिफरेंट मूवीज़ हैं उसमें इस तरह के हादसा तो होते ही रहते हैं। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 तो मूवीज़ वाला ही है सारा, सही है। तो पार्ट 1 है समझने वाला एंड पार्ट 4 है डिस्कस करने वाला। तो अगर आप कोई भी क्राइम से रिलेटेड कोई भी 1 2 3 मूवीज़, 1 2 3 तो नहीं, आपने आई थिंक 20 30 40 मूवीज तो आप तक सबने देखी होंगी आज तक। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्रिमिनोलॉजी पूरा वही उसी उसी उन्हीं चीज़ों से लिंक अप कर रहा होता है, लेकिन इंडियन मूवीज से नहीं। थोड़ा सा अगर आप ऊपर वाली जो है लेवल पे चला जाएं, जितने भी क्राइम सीन्स हैं वो सारी वही चीज़ें हैं रूटीन में, आपके सराउंडिंग में सारी डिफरेंट आपको एग्जांपल्स नजर आएंगे, सारे का सारा वही सब्जेक्ट है। लेकिन इसको सीएसएस में आपने टैकल करना है इसकी टर्मिनोलॉजी के साथ, एग्जांपल्स के साथ। जो क्रिमिनोलॉजी की जितनी भी आज तक रिसर्च हुई है पाकिस्तान में, इस पर कोई रिसर्च नहीं, इसकी सारी की सारी रिसर्च जो है वो अमेरिकन ने की है। ठीक है, और अब्दुल मजीद औलख जो हैं वो भी जिन्होंने ये बुक लिखी है जो मैंने आपको रेफ़र की है, वो अमेरिकन जो क्रिमिनल सोसाइटी है उनकी वहाँ पे वो उसको भी ऐड करते रहे हैं। पाकिस्तान नेशनल पुलिस एकेडमी में उनकी बुक रिकमेंड की जाती है। इवन जब हम पुलिस में जो है एविडेंस पे और इन्वेस्टिगेशन पे ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ पे भी यही चीज़ें जो हैं वही चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये रिसर्च बाहर की है। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, जो क्रिमिनल को ट्रीट कैसे करना है, हमारे तो आज भी हुई है कि बंदे को पकड़ो और जेल में दे दो उसको सबक आ जाएगा। लेकिन मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी कहती है कि अगर आप उसको सबक सिखाने के लिए जेल में भेज रहे हैं, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है क्लासिकल जितने भी इसमें हैं क्रिमिनोलॉजिस्ट, तो उस पर क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा यही है कि वो जब वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो जाती है, डिफरेंट गैंग्स के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, उनकी रेलिवेंसी बन जाती है, वो फिर बाहर निकल के ज़्यादा डेंजरस क्रिमिनल बन जाते हैं। तो वहाँ पे उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। अब मॉडर्न जितनी भी जेल्स हैं पूरी दुनिया में उन्होंने चेंज कर दिया सिस्टम, वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस होती हैं। अब यहाँ पे भी लाहौर में भी जो हमारी ये कैंप जेल है, आप में से अगर किसी का विज़िट करने का मौका हो, आपको मिला हो, तो आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे अब उन्होंने स्कूल बना दिए हैं, अंदर पूरा करेक्शन सिस्टम बना दिया है। फैसलाबाद में पूरा बॉस्टल सिस्टम है, सही है। सो अगर किसी का कोई रेफरेंस है कि जेल में गया, अगर आपने जेल विज़िट की है तो आप, लेकिन ये बहुत आप कह लें कि इनिशियल लेवल पे हैं हम अभी। ठीक है, हम उस लेवल पे नहीं गए हैं, मतलब आज भी हम जोवेनाइल को उस तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। आज लोग, हमने जोवेनाइल कोड तो बना दिए हैं, लेकिन वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, जो अल्फाज जो है, जो जुमले वहाँ पे कसे जाते हैं, जो खवातीन जब क्राइम करके आती हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये हमारी डेली रूटीन की चीज़ें, पूरे का पूरा क्राइम बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये रट्टे वाला इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया जी? कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, अभी पूछ लें मेरे से। किसी चीज़ की समझ ना आई हो, माइंड में कोई कन्फ्यूजन है कि इसको किस तरह से लेके चलना है, पढ़ेंगे कैसे, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितने टाइम में होगी, नोट्स कैसे बनाने हैं, कुछ भी है आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? ये बुक्स वगैरह का बता दें सर, ये कुछ लिख लें, लिख लें। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस बाय मजरूल हक, पॉलिटिकल साइंस की क्रिमिनोलॉजी की। ये क्रिमिनोलॉजी की। हाँ, अब्दुल मजीद औलख, बुक का टाइटल है क्राइम, क्रिमिनल एंड क्रिमिनोलॉजी। अब्दुल मजीद औलख ये बहुत फेमस ऑथर है क्रिमिनोलॉजी का। पंजाब 2 ही यूनिवर्सिटीज़ में क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स करवाया जा रहा है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी, बस। तो वहाँ पे यही बुक जो है रिकमेंडेड बुक यही है उनकी, अब्दुल मजीद औलख की।
दूसरी आप गाइड ले सकते हैं, वो एडवांस की ले लें कि उसकी ले लें सर AWT बुक की। का टाइटल बता दीजिए। क्राइम क्रिमिनोलॉजी, क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी। आप अब्दुल मजीद औलख का नाम लेंगे, उनके पास यही एक बुक है, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी की, वो आपको यही बुक देंगे। मैं बल्कि आपको दिखावा भी देता हूँ, ये है जी वो बुक, नजर आ रही है आपको? जी आ रही है। ये बुक है, ये आप ले लें। बाकी लेरिया सिंगल की बुक हैं, और रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में पड़ी हैं, लेकिन उनको आपने पहले नहीं पढ़ना। उनको आपने तब पढ़ना है जब आपने ये बेसिक अपना कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आपके पास टाइम हुआ तो फिर उनको पढ़िएगा, क्योंकि वो सारी की सारी अमेरिकन पर्सपेक्टिव में लिखी हैं तो समझ नहीं आती। अच्छा सर, ये इसमें भी ये वाला सब्जेक्ट भी काफ़ी सारे लोग रखते हैं, तो इसमें भी ये बुक्स वगैरह और ये कुछ ये गाइड से लिखेंगे तो उसका भी कोई इशू बन सकता है या? गाइड से, यार गाइड से, ये मैंने जिस दिन हमारा सेमिनार था CSS में, अगर आप लोगों ने वो भी सुना हो तो मैंने उस दिन सबसे पहले ये बात डिस्कस की थी। गाइड से प्रेपरेशन करने वाले जो लोग हैं वो बिलो 50 ही रहेंगे, वो अबाव 50 नहीं जा सकते, और अगर पेपर थोड़ा सा टेक्निकल आ गया तो वो फेल हो जाएंगे। देखिए गाइड क्या है, गाइड के नाम से ये है कि वो आपको सिंपल बता सकती है कि ये कंटेंट है, इसमें ये चीज़ें आएंगी। उसमें अब आपने, जब आप इस जर्नी में आए हैं, आपने 8-10 महीने लगाने हैं, तो फिर आप चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें, ठीक है। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, चीज़ों को इन डेप्थ स्टडी करें, तो फिर आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इवन अगर आप पास भी हो जाते हैं, हर बार एलोकेशन देख लें आप, 640, 630, 620 वाले लोग हमेशा रह रहे होते हैं। वो सारे के सारे जो हैं, मेरी एक स्टूडेंट है, उसके 19 वाली अटैम्प्ट पास थी, हालांकि उसके यही सब्जेक्ट थे, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, पंजाबी, जेंडर स्टडीज़, ठीक है। अब ये सारे के सारे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। मुझे लग रहा था कि 700 नंबर आएंगे, अब मार्कशीट आई है 615। उसके पास बुक ही कोई नहीं थी, कुछ प्रेपरेशन नहीं थी, ऑनलाइन वीडियोस देख ली, कुछ वहाँ से मटेरियल ले लिया, कुछ उधर से ले लिया, फिर यही नंबर हैं। 110 पॉलिटिकल साइंस में है, 45 क्रिमिनोलॉजी में है, 40 इसकी लाइन में, तो फिर इतने ही नंबर आने थे। सो आपने जब प्रेपरेशन करनी है तो चोर रास्ता नहीं देखना, और आपने शॉर्टकट देखें, CSS का कोई शॉर्टकट नहीं है, CSS का शॉर्टकट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। ये अभी जो मैंने पॉलिटिकल साइंस की 3 बुक्स लिखवाई हैं, ये अगर पढ़ के आप समझेंगे कि आप 150 ले सकते हैं, ये आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। इससे आप 120, 110 तक जा सकते हैं, ठीक है। आपको इससे ऊपर जाने के लिए आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत होती है, और जब आपने ज़्यादा कंपटीशन में जाना होता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। एक एक सब्जेक्ट को 10-10, 12-12 बुक्स पढ़ी हुई होती हैं स्टूडेंट्स ने। लेकिन इसका तरीक़ेकार यही होता है कि सबसे पहले आपने सिलेबस को ओवरऑल कवर करना होता है, ये उसके बाद में उसमें एडिशन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो प्रॉपर एक, अब मेरे पास पार्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 की मैंने पूरी जो बुक है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने वो पब्लिश करवानी थी, बस वो किसी वजह से मैं नहीं पब्लिश करवा सका, ठीक है। अब वो सारे के सारे मेरे नोट्स हैं, मैंने खुद ही बनाए हुए हैं, लेकिन वो इतना एडिशन हो गया, वो 600 पेजेस की बुक बन गई है। तो इस तरह से चीज़ें एडअप होती रहती हैं इसमें। अब जितनी भी गाइड्स हैं मार्केट में, मैंने वर्ल्ड टाइम की गाइड भी देखी है, मैंने एडवांस वालों की भी देखी है। आई थिंक ये 2 ही गाइड्स हैं जो चल रही हैं, तो उसमें इतना घटिया मटेरियल लिखा हुआ, गुस्सा आ जाता है आपको पढ़ते हुए। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स की इकराम रब्बानी की बुक है, उसमें इतनी मिस्टेक्स हैं कि आप पढ़ ही नहीं सकते उसको, इतनी उसमें गलत अंग्रेजी लिखी हुई है, सही। सो मटेरियल और कंटेंट जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके CSS से जर्नी में। ओके जी, आई थिंक 9:30 बजे सेकंड क्लास है, तो ये जिन्होंने बुक्स लिखी हैं वो इसको ग्रुप में शेयर करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ लें, वहाँ पे आंसर कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़।